रियासत थी विजयनगर। ठीक है। विजयनगर पे उनकी नज़र टिक गई। अच्छा, उसकी वजह? कमज़ोर, विजयनगर कमज़ोर रियासत थी। कमज़ोर रियासत। ठीक है। अब विजयनगर में उन्होंने दाखिल हुए और वहाँ पे फिर एक कब्जा फैक्ट्री कर कायम कर ली। वहाँ के रूलर ने उन्हें कोई 3 किलोमीटर का एरिया दे दिया। इतना ज़्यादा? जी। मकसद ये था कि ये यहाँ की जो लोकल आबादी है उनसे दूर रहें, उनके साथ इनका इंटरेक्शन ना हो और इनको भी काम करने में दुश्वारी ना हो और लोकल्स को भी इनकी वजह से दुश्वारी ना हो। बिल्कुल सही। ये वहाँ पे एक तरह की 3 किलोमीटर के एरिया में कॉलोनी बना लेते हैं और वहाँ पे भी एक किला बन जाता है। ये वो किला है जिसे सेंट जॉर्ज फोर्ट का नाम दिया गया। सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट ये बाकायदा एक बहुत बड़ा किला जिसको पहली दफ़ा गोरों ने फोर्ट का नाम दिया सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये उस 3 किलोमीटर में बनाते हैं? ये उस 3 किलोमीटर में किला बनाते हैं। सही है। 1662 में अब हुक्मरान है ताजे बरतानिया का फरमा रवा है चार्ल्स द सेकंड। चार्ल्स सेकंड जो है उसकी शहजादी पुर्तगीज़ एक शहजादी है, उसके साथ शादी हो जाती है। अब वो जो पुर्तगीज़ शहजादी है वो जहेज़ में आज का मुंबई और उस वक्त का बॉम्बे जो है वो लेके आती है। शहजादी की शादी की गई तो पूरा एक बॉम्बे दिया गया। बॉम्बे जो कि उनकी मिल्कियत थी पुर्तगीज़ की, वो पुर्तगाल की जो शहजादी थी जिसने किंग चार्ल्स दोम से शादी की, उसको जहेज़ में मिल गया। अच्छा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गई। अब बॉम्बे की, उस वक्त के बॉम्बे आज की मुंबई की जो पोर्ट है वो भी इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। ये एक बहुत बड़ा माशी फ़ायदा हुआ। बहुत बड़ा माशी फ़ायदा हुआ। तो ये तो एक चाल हुई ना कि किंग चार्ल्स की शादी वहाँ पे करवाई जाए दोम की, और उसके बाद जब शहजादी आएगी तो जाहिर है कुछ ना कुछ लेके आएगी। तो ये एक मुआशी फ़ायदा भी था इस शादी में। अब सर दौर है 1686। गोरा सरकार का जो डायरेक्टर है यहाँ पे, मैं उसे सरकार इसलिए कह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने गोरा सरकार को यहाँ पे पैर जमाए। तो वो था जी जॉर्ज जोशिया चाइल्ड अब डायरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का बरसगीर हिंद में। वो बड़ा तुंद, बड़ा तल्ख मिजाज का बंदा है। ठीक है। बंगाल में इजाज़त मिल चुकी है तिजारत की लिमिटेड पैमाने पे। फरमारवा वालिए हिंद मेहरबान है, वो छोटी लिमिटेड एरियाज़ की इजाज़त दे रहा है कि आप यहाँ पे तिजारत कर सकते हैं। जोशिया जो है वो अपनी तलखी के बायस एक बहुत बड़ा ब्लंडर करता है। जो बंगाल का रूलर है, जो बंगाल का गवर्नर है, वो कुछ टैक्सेस में इजाफा करता है, कोई 2-3%। जोशिया उसको कन्फ्रंट करता है। अच्छा। इनकार कर देता है और प्लान करता है कि अब तो जंग हो। बगावत कर दी उसने। बगावत नहीं, उसने जंग का फैसला कर लिया। अब तक 1686 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहां पे अपनी चालाकी से, अपनी प्लानिंग से कदम जमा चुकी थी, साजिश करके, तहाइफ दे के, गिफ्ट्स बड़े बड़े हैवी मुगल एम्परर्स को दे के, तो वो अपने कदम जमा रही थी। जोशिया ने बरतानिया से मंजनीकें मंगवाई, तोपखाना, 600 फौजी मंगवाए, मदद मांगी, मतलब मदद मांगी ताजे बरतानिया से कि जी हम तो अब इनको, बंगाल हमारा हदफ है। बंगाल एक्चुअली सोने की चिड़िया थी। अच्छा, उस पे नज़र थी इनकी। उस पे नज़र थी और बंगाल पे ही एट द एंड, बंगाल से ही फिर आगे ट्रैवल की है। बंगाल पे जब ये पूरी तरह से इन्होंने तसल्लुत कायम कर लिया है तो फिर ये आगे ट्रैवल किए हैं। अब ये जो जोशिया चाइल्ड है ये हमलावर हो गया। अच्छा, ये बंगाल कैसे सोने की चिड़िया थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? हाँ, यहाँ पे तिजारत का गढ़ था, फर्टाइल लैंड, सनतें थी, कपड़े की बहुत बड़ी तिजारत का ये मरकज था। खड़ियाँ लगी हुई थी। खड़ियाँ या कुड़ियाँ क्या कहते हैं उन्हें? खड़ियाँ। ये तिजारत जी, मतलब ये बेसिकली उनकी नज़र ही बंगाल पे थी।
इब्तदाई तौर पे जब वो यहाँ एंटर हुए हैं तो ये फैसला किया गया कि अभी एंट्री नहीं लेनी, आप पोर्ट्स तक महदूद रहें और बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए तिजारत जारी रखें। और अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंदरगाह इस्तेमाल करके तिजारत ही कर रही थी, ठीक है, और उससे बड़े फ़वायद हासिल किए जा रहे थे। अभी तक इनकी तरफ से सिर्फ चालबाजियाँ और चलाकियाँ ही जो है वो रहा जो इनके सिस्टम का हिस्सा था। ये अब पहली मर्तबा जो जोशिया है, जोशिया चाइल्ड, वो हमला कर देता है बंगाल, वो बंगाल पे हमला कर देता है और बुरी तरह से पिट जाता है। पेट जाता है। तो उसके साथ तो वो 6 फौजी भी हैं, बरतानवी इमदाद भी है, मंजीन के भी हैं। मुगल एम्पायर वॉज स्ट्रोंगर, वो बहुत ताकत में थे। ओके, ये जोशिया की इतनी बड़ी गलती थी कि जिसका खमियाजा भुगता गया। लेकिन गोरा लूटने की गरज से आया था, गोरे की बुनियादी पॉलिसी में ये शामिल नहीं था। वो पहले कदम जमाना चाहते थे और उसके बाद कोई एक्शन करना चाहते थे। जोशिया ने जल्दबाजी से काम लिया, वो सारा किया धरा जो था वो खाक में मिल गया। तमाम फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। जहाँ जहाँ गोरों का बिजनेस था उसे ख़त्म कर दिया गया। इसका नुकसान गोरों को हुआ, गोरों को, क्योंकि मुगलिया सल्तनत को पता चल गया था कि गोरे इसका साथ दे रहे हैं, गोरे इसका साथ दे रहे हैं और लिहाजा गोरा बर्दाश्त नहीं है। गोरा बर्दाश्त नहीं है। ये तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। अब इस मकाम पे फिर जो पॉलिसी अपनाई गई, कोई इस बात को उन्होंने महसूस नहीं किया, कोई जज्बाती नहीं हुए। उन्होंने माफ़ी की पॉलिसी अपनाई, गोरों ने कदमों पड़ गए। और औरंगज़ेब आलमगीर जो फरमा रवाए हिंद था, एक बहुत बड़ी पेंटिंग, फ्रेंच पेंटिंग है जिसमें वो सारा मंजर दिखाया गया है कि गोरे जो है वो प्रैक्टिकली, फिजिकली औरंगज़ेब आलमगीर के कदमों में सरबा सुजूद हो गए। अच्छा, सही। अब औरंगज़ेब आलमगीर ने कुछ काफ़ी वक्त के बाद, उनकी मिन्नत समाजत मुसलसल जारी रही और कुछ तारीख लिखती है कि 3 साल का अरसा लगा इसमें, कोई ओवरनाइट ये नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया ईस्ट इंडिया को, और उसके बाद उनको परमिशन मिल गई कि अब आप ये कारोबार कर सकते हैं। और फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारोबार का आगाज कर दिया। और अब औरंगजेब ने इनको बाकायदा तौर पे माफ़ी दी थी और उसके बाद इजाज़त दी थी। जी, ये जो 1.5 करोड़ जुर्माना लिया गया, ये गोरों को कोई इतना पसंद नहीं आया, जो औरंगजेब ने लिया माफ़ी के बदले। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपया जो हर्जाना लिया गया, ये कोई गोरों को इतना पसंद नहीं आया। और यहाँ पे उन्होंने फिर प्लानिंग कर ली कि अब हम इनको आड़े हाथों लेंगे, इसका तख्ता उल्टेंगे और अब अपना तसल्लुत कायम करेंगे। यहाँ पे सर एक अलमिया हो जाता है। वो अलमिया ये है 1707 गालबन ये सन है, औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है। ओके। अब औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये जो मुग़ल सल्तनत थी ना जी, ये सूबों पे मुश्तमिल थी। कई सूबे, 12 सूबे रियासतें कह रहे थे उस वक्त। जी, 12 सूबे थे और हर सूबे का वाली जो था वो सूबेदार यानी कि गवर्नर हुआ करता था। तो ये 12 सूबों पे मुश्तमिल जो हुक्मरानी थी औरंगज़ेब आलमगीर की, ये आहिस्ता आहिस्ता टूटती चली गई। औरंगज़ेब आलमगीर से फ़र्रुख़शेर की हुक्मरानी तक 10 फरमारवाए हिंद बने। अच्छा, वो अलहदा हो गए। फिर ये औरंगज़ेब के बाद और फिर फाइनली जो बंगाल का फरमारवा था फ़र्रुख़शेर, जो गोरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मजबूरन गोरों के साथ कारोबार कर रहा था, अब वो वाली हिंद है। ठीक है। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद 10 बतदरीज मुख्तलिफ अदवार में चेंज हुए और सल्तनत आ गई फ़र्रुख़शेर के पास। जो सूबे थे ना सर, वो सूबे के जो गवर्नर हुआ करते थे, ज़्यादा तादाद उनमें से खुद को वहाँ का एक मुकम्मल फरमारवा डिक्लेयर कर दिया और वो गवर्नर की बजाय हो गए
नवाब, हर रियासत का अलग नवाब। नवाब, सूबे टूटने शुरू हुए। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया खुद को कि मैं अपनी रियासत का जी। खुद जिम्मेदार हूँ। जी। फर्रुख शेर को अब इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए, मैं उसे रिश्वत का नाम दूंगा, इतनी भारी मिकदार में तहफ़ दिए गए गोरों की जानिब से कि वो उनके गर्वेदा हो गए। फर्रुख शेर, फर्रुख शेर, क्योंकि गोरों ने बड़ी रिश्वत दी उन्हें। बेत बेत सर, बर्रे सगीर हिंद का जो जवाल है उसकी वजह नंबर 1 लालच और दूसरे नंबर पे गद्दारी है। गद्दारों की सरजमीन और लालची लोगों की सरजमीन को गोरों ने अपनी साजिश के जरिए भरपूर अंदाज में लूटा और उस लूट के असरात आज तक मौजूद हैं। आज तक वो लूट के असरात मौजूद हैं। वो तब से अब तक पनप अब नहीं तक सका। हम पनप नहीं सके। अब सर ये जो फर्रुख शेर है ये बंगाल में खुल के खेलने की इजाजत दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं भी वो खुली छुट्टी है आपको, जैसे मर्जी काम करो, जैसे जितना मर्जी काम करो। ना तो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स लिया जाएगा, अच्छा टैक्स फ्री, ना आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चेक किया जाएगा, ना आपके साजो सामान को जो इधर से उधर से इधर आएगा उसको चेक किया जाएगा। अब गोरा जितने भी पैसे कमा रहा है वो उसकी जेब में जा रहे हैं। वो सीधे गोरा सरकार को रियासत को कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा। कोई नवाब को टैक्स नहीं वो दिया जो जा रहा। 3,000 रुपए जो सालाना टैक्स था, हाँ, वो 3,000 रुपए सालाना टैक्स में अब गोरे खुल के खेल रहे हैं। फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लग रही हैं, तजारत भरपूर अंदाज में हो रही है और फाइनली गोरा इतना मजबूत हो गया है कि वो अब बंगाल पे कब्जे के ख्वाब देख रहा है कि अब मैंने बंगाल पे कब्जा कर लेना है।